नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज मैं कुछ बुद्धिजीवों के सामने सवाल रखना चाहता हूँ। सवाल यूँ है कि आज हम अपने आप को क्लेम तो करते हैं कि दुनिया का सबसे उन्नत और एडवांस्ड सभ्यता में रहते हैं, और इस सभ्यता तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे व्यवस्थाओं को देख के, व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहुंचना पड़ा। जैसे कि राजतंत्र, जमींदारी प्रथा, समाजतंत्र, और आज जो है हम गणतंत्र, लोकतंत्र जिसे कहते हैं। और लोकतंत्र को सारी दुनिया ये मान चुकी है कि लोकतंत्र जो है अब तक के जितने भी व्यवस्थाएं आए हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये लोकतंत्र और गणतंत्र जिसके दुहाई हमारे सारे नेता और बुद्धिजीवी दे रहे हैं, क्या ये मनुष्य के जो साधारणतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाया है? क्या यह लोकतंत्र ही मानव सभ्यता का अंतिम तंत्र है? क्या ये बुद्धिजीवियों का बुद्धि इसको समर्थन कर रहा है कि यह लोकतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है, यही फाइनल सिंथेसिस है, यही अंतिम बात है, यही अल्टीमेट ट्रूथ है? अगर ऐसा ही है तो भारत तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, गणतंत्र है, फिर भी यहां पर हजारों लाखों लोग भूखे क्यों हैं? अगर ऐसी इससे अच्छे तंत्र अगर नहीं है तो यहां पर हर आए दिन बलात्कार की घटनाएं क्यों आती हैं? अगर अंतिम तंत्र है, अंतिम व्यवस्था है, तो यहां पर अभी भी दिन दहाड़े लूट मार ऐसा क्यों चल रहा है? अगर अंतिम तंत्र है तो आज भी किसी ऑफिस में काम करने के लिए अगर कोई जाते हैं तो बिना घूस या उत्कोच या बिना ब्राइब के काम आगे नहीं बढ़ता है। तो क्या गणतंत्र की यही रूपरेखा है? गणतंत्र की यही सच्चाई है? और यही सच्चाई को लेके जीवन का अंतिम श्वास त्यागना है? क्या बुद्धिजीवियों का बुद्धि यही कहता है? बुद्धिजीवियों का बुद्धि जो भी कहे, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूं, क्योंकि गणतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्थाएं हैं, इसको हम नहीं नकार सकते हैं। लेकिन गणतंत्र को सफल बनाने के लिए कुछ तत्व है, कुछ फैक्टर्स है, जिस पर अगर बढ़िया से अगर पुनर्विचार नहीं करे, एनालिसिस नहीं करे, तो ये गणतंत्र एक दिन मूर्खों का तंत्र और राक्षसों का तंत्र बन के रह जाएगा। आज जो हम गणतंत्र देख रहे हैं वो मूर्खों का तंत्र और राक्षसों के तंत्र के अलावा कोई तंत्र नहीं है। गणतंत्र जिस चीजों पे आधारित है, जिस चीज पर पनप रहा है, वो है वोटर्स और पॉलिटिशियंस पे। वोटर्स का योग्यता क्या है और गणतंत्र के सफलता के लिए शिक्षा का कोई स्थान नहीं है। गणतंत्र के सफलता के लिए समाज चेतना की कोई जगह नहीं है। जो हमारे मतदाता हैं या वोटर्स हैं, क्या वो सुशिक्षित हैं? क्या उनमें सामाजिक चेतना है? क्या उनमें वो सामर्थ्य है कि एक नेता जो देश के भाग्य विधाता हैं उनको चुनेंगे? चुनने का वो बौद्धिक क्षमता, बोधगम्य क्षमता उनमें है? अगर ऐसा नहीं है,
अगर ये तीन तत्व अगर एक वोटर्स में नहीं है तो फिर तो वो मूर्खों का ही तंत्र हो गया ना। क्या 18 वर्ष प्राप्त होते ही क्या इस एक व्यक्ति में सामाजिक चेतना और कोई भी विषय वस्तु राजनीति संबंधित कोई चीज को जानने के सामर्थ्य उनमें आ जाती है? अगर ऐसा नहीं तो फिर 18 साल या विशेष कोई वयस या उम्र प्राप्त होते ही उनको मत देने की अधिकार देना क्या उचित है? ये युक्ति सम्मत है? विवेक सम्मत है? नहीं है। ये 18 साल प्राप्त होते ही वोट देने के अधिकार, यहीं पर शोषण और भ्रष्टाचार छुप जाते हैं। भ्रष्टाचार का बीज यहीं पर पनपता है। आज ऐसा कौन ऐसा इलेक्शन नहीं है जिसमें वोट नहीं बिकते? कौन ऐसा इलेक्शन का स्तर है जिसमें वोट नहीं बिके हैं और नहीं बिक रहे हैं, और जीते हुए जो नेता है वो नहीं बिकते हैं? वोटर भी बिकते हैं, नेता भी बिकते हैं। तो फिर गणतंत्र के दुहाई देने वाले, गणतंत्र के गुहार करने वाले, गणतंत्र के बोलबल करने वाले वो कहां छुप जाते हैं? उनकी बौद्धिक क्षमता कहां चली जाती है? गणतंत्र को मैं भी मानता हूं, लेकिन इस विषय पे पुनर्विवेचना करना चाहिए कि जब तक एक व्यक्ति पूर्ण रूप से सामाजिक चेतना जागृत नहीं होता है, वो बोध अर्थात कोई चीज को समझने की सामर्थ्य नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं देना चाहिए। और ऐसे नेताओं को भी वोट देने का या वोट लेने का अधिकार नहीं है। जिस नेताओं को हम वोट देते हैं, क्या वो नेता समाज के विभिन्न वर्ग, समाज के विभिन्न स्तर के लोगों के मानसिकताएं, लोगों के आवश्यकताओं को देख के उनके साथ चलने के सामर्थ्य उनमें है? अगर नहीं है तो उनको भी नेता बनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ भाषण देने से कोई नेता नहीं बनते हैं, सिर्फ राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करने से ही कोई राजनेता नहीं बन जाते हैं। जिस तरह से वोटर्स के लिए मैंने 3 गुणों को बताया, वैसे ही राजनेताओं को भी कुछ गुण होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व होना चाहिए। अगर आप नेता हो तो आप में दायित्व बोध होना चाहिए कि आपके एरिया में, परिक्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में एक भी व्यक्ति अगर भूखे सोते हो तो ये आपके दायित्व है, ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। एक भी व्यक्ति अगर गृहहीन हो तो ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि उनके गृह का व्यवस्था आप करें। कैसे करेंगे? क्योंकि आपके पास राजनीतिक राज सत्ता है, आपके पास सारी शक्ति है, आपके पास अर्थ है, बुद्धि है, आपके पास क्या नहीं है? फिर भी कोई व्यक्ति क्यों ऐसे इस परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा? किसी व्यक्ति को औषधिहीन क्यों मरना पड़ेगा? चिकित्सा के बिना क्यों मरना पड़ेगा? किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के बिना क्यों रहना पड़े? कोई अगर पढ़ना चाहे तो पैसे, अर्थ के दबाव के कारण वो पढ़ नहीं सकते, उच्च स्तर के पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसका दायित्व कौन लेगा? नेता को ही लेना पड़ेगा। नेता का मतलब ये नहीं कि कोई पार्टी ज्वाइन कर लो और कोई पार्टी से एक टिकट मिल गया और आप तुम बन जाओ नेता, फिर 5 साल तक आराम से जैसे चाहो ऐसे करो। तुम राजा और बाकी रंक सब भिखारी हैं। जिन भिखारियों के मतदान से तुम राजा बनते हो, उसी भिखारी को फिर लात मारते हो, उनके पेट में लात मारते हो। उनके जो प्राप्य है उनसे तुम वंचित करते हो। इसीलिए राजनेताओं को भी नैतिकता, राजनेताओं को भी आध्यात्मिकता और समाज के परिस्थितियों को समझने की क्षमता, समाज के हर व्यक्ति के जो बौद्धिक स्तर है उसको समझने, उसके दुख, व्यथा, वेदना को समझने की सामर्थ्य भी एक होना चाहिए।
राजनेताओं को, नहीं तो यह तंत्र मूर्खों का भीड़ बन गया है और इस मूर्खों के तंत्र में हम सभी पीसे जा रहे हैं। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा कहना यह है कि राजनेता और मतदाता दोनों का गुणों का मानदंड जो है वो फिक्स करना होगा। इसलिए बुद्धिजीवियों, आप जरा सा नए सिरे से सोचें। ये गणतंत्र ही अंतिम सत्य नहीं है। प्रगतिशील समाजतंत्र एकमात्र उपाय है जो समाज के, मनुष्य समाज के सभी पहलुओं को लेकर मनुष्य के सारे समस्याओं को दूर करते हुए समाज को प्रगति के परम शिखर में पहुंचे। और वो प्रगतिशील समाजतंत्र और कुछ नहीं है, वो श्री प्रभात रंजन सरकार, जिसे आनंद मूर्ति जी कहते हैं, उनका दिया हुआ नई व्यवस्था, नई तंत्र, जिसको कहते हैं प्रगतिशील उपयोगी तत्व। प्रगतिशील उपयोगी तत्व को एक बार अवलोकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब तक के जितने भी तंत्र आए हैं, सभी तंत्रों से सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील उपयोगी तंत्र है। और ये सिस्टम जितना जल्दी हो सके समाज में लागू किया जाए, इसको संवैधानिक स्वीकृति मिले, हर वर्ग के लोगों तक ये प्रगतिशील जो उपयोगी तत्व है, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी है, घर घर तक पहुंचाए। मीडिया के माध्यम से जन चेतना, जन जागरण हो कि लोग इसे समझे, जिसका मुख्य बात यह है विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। शहरों से लोगों को डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत किया जाए। जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेन इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ के बाकी जितने भी सिस्टम है, सबको गांव तक, ब्लॉक लेवल तक ले जाया जाए। विकेंद्रीकृत व्यवस्था। एक ही शहरों में सारे दुनिया के लोगों को जमा करना एक मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। यह सभ्यता नहीं है, यह भ्रष्टाचार का गढ़ है। शहरीकरण एक भ्रष्टाचार का सबसे अच्छा जगह है। शहर में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं बहुत होती है, क्योंकि सारे लोग एक ही जमा होते हैं, लेकिन सप्लायर उतना सक्षम नहीं है कि आपके सारे आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई करें, जिसके कारण उनको मिलावटखोरी का सहारा लेना पड़ता है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट, हर चीज में मिलावट करके ही हर वस्तुओं को, हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। शहर क्रिमिनल लोगों के लिए बहुत सुंदर हाइड आउट है, छुपने का बहुत अच्छा जगह है। इसलिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको गांव बना दो, हाँ, शहरों को गांव के तरफ बढ़ाओ। अर्थात जितने भी स्मॉल एंड स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी कृषि और कृषि निर्भर उद्योग है, वो गांव में, पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल तक बढ़ाया जाए। उचित मूल्य पे बिजली का व्यवस्था किया जाए। ये करने से ये शहर में जो जनसैलाब है ये घट जाएंगे और समाज में भ्रष्टाचार, शोषण भी कम होगा। इसलिए श्री श्री प्रभात रंजन सरकार उर्फ श्री श्री आनंद मूर्ति जी, गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। इसकी मुख्य व्यवस्था यही है कि एयर कंडीशन रूम में बैठे, दिल्ली के एयर कंडीशन या शहरों के एयर कंडीशन में बैठ के हमारे गांव के
सुदूर जो शहरों से काफी कोसों दूर है, वहां की अर्थनैतिक, वहां की टोपोग्राफी, वहां के ज्योग्राफी, वहां की मिट्टी, वहां की हवा, वहां के लोगों के मानसिकताओं को समझने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसीलिए जो जहां पर है उन्हें डेवलप करने के लिए समुचित व्यवसाय या मौका मिलना चाहिए। ये मौका देने से ही ये सिर्फ हमारा देश नहीं, ये धरती स्वर्ग बन सकता है। इसलिए बुद्धिजीवियों से यही कहना है कि आप लोग थोड़ा सा नैतिक साहस लेकर आगे बढ़ें और श्री श्री प्रभात रंजन सरकार जी के जो प्रगतिशील उपयोगी तत्व हैं, उस तत्व को गहन अध्ययन करके जन जन तक पहुंचाने की एक नैतिक कर्तव्य को आप दिखाएं। तभी हमारे समाज में एक परिवर्तन आ सकता है और ये जो जिसको हम गणतंत्र कहते हैं, उस गणतंत्र को सफल बना सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था को शिक्षा सिर्फ अक्षरिक ज्ञान देने का माध्यम ना बनाए। शिक्षित का मतलब यह है जिसमें चेतना हो, जिसमें बोधगम्य हो, बोध हो, कोई भी वस्तु को समझने के सामर्थ्य हो, इसी को बोलते हैं चेतना। सामाजिक चेतना, राजनैतिक चेतना जिस व्यक्ति में जागृत हो वही सही तरह से शिक्षित होते हैं। सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्ति से यह संभव नहीं है। अक्षर ज्ञान प्राप्ति के बिना भी समाज में परिवर्तन आता है, आया है। अगर समुचित दीक्षा, गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कबीरदास जी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, रामकृष्ण हंस परमहंस बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। इतिहास में बड़े बड़े लोग आए हैं, बहुत बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर आए हैं जो बहुत ज्यादा अक्षरिक ज्ञान तो नहीं थी, लेकिन बोधगम्य सामाजिक चेतना और मानसिक चेतना, मनोबल इतनी थी कि वो समाज के लिए बहुत कुछ दे के गए हैं। इसीलिए सिर्फ अक्षर ज्ञान को ही मतदाताओं का एकमात्र योग्यता नहीं मानना चाहिए। 18 साल या सर्टेन एज को प्राप्त करना ही मतदाता का योग्यता का मानदंड नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ और कुछ बातें हमें करनी है। ये कि ये जो संविधान है, इस गणतंत्र को मूर्खों का तंत्र बनाने में हमारा संविधान और हमारे मिलिट्री फोर्स और पुलिस फोर्स ये भी मददगार हैं, क्योंकि हमारे वर्तमान राजनेता धनतंत्र के गुलामी कर रहे हैं। धनतंत्र के गुलामी का मतलब यह है, गणतंत्र जो है धनतांत्रिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चल रही है, अर्थात धन्ना सेठों के चंगुल में हमारा राजनेता और राजनेताओं के चंगुल में ये सारे व्यवसाय आते हैं। इसलिए धन्ना सेठों के मानसिकता में शोषण का बीज छुपा हुआ है। अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून चूसने वाली मानसिकता बैठी हुई है। तो स्वाभाविक रूप में वो राजनेता भी उन्हीं का अनुकरण करेंगे और राजनेताओं का बात हमारे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ये नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ये राजनेता, भ्रष्ट राजनेता ही आज तथाकथित हमारे संविधान जिसमें हजारों छिद्र है, सबसे बड़ा संविधान और सबसे पेचीदा संविधान, जहां पर न्यायालय तो है लेकिन न्याय मिलने के लिए आदमी को मृत्यु तक सामना करना पड़ता है। मरते दम तक, जीवन काल में न्यायालय में जाने के बाद तुरंत न्याय उसको नहीं मिलता है। इसीलिए ये धनतंत्र को चलाने वाले गणतांत्रिक इलेक्शन व्यवस्था है और इस इलेक्शन व्यवस्था से मल्टी पार्टी जो इलेक्शन सिस्टम में सबसे बड़ा भयंकर जो व्यवस्थाएं हैं वो है
क्या है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति राजनेता बन सकता है, भले ही उनके सामाजिक चेतना हो या ना हो, भले ही वो क्रिमिनल हो। यहाँ पर जो जितना मर्डर करके आया हो, बाहुबली है, वही आज राजनेता है और उनके डर से सबको वोट देना पड़ता है। वोट देना नहीं दे रहे हैं तो मेरा अधिकार है ना कि वोट देने के लिए आप मुझे दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि आज व्यवस्था है कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो हमारे वोटर कार्ड कैंसिल हो जाएंगे। 10 राजनेता हैं, 10 में 8 चोर है, उस 8 चोरों में से किसी एक को हमको चुनना है। ये बोलते हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए। जनता का, ये जनता का कहां हुआ? ये तो भ्रष्टाचारों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए है। मूर्खों के लिए, मूर्खों के ही तंत्र है ये। राक्षसों के लिए राक्षसों का तंत्र है ये। जहां पर न्याय नहीं, जहां शोषण, अन्याय, अत्याचार कंटिन्यूअसली अनवर्ड वे में चल रहा है, बिना रुकावट के चल रहे हैं, उसको फिर हम दुहाई देते हैं। ये तो सबसे बड़ी तंत्र है। इस तंत्र में खामियों को दूर करने के बाद अवश्य ही ये गणतंत्र सबसे बड़ा तंत्र है, जिसको कहेंगे प्रगतिशील समाजतंत्र या प्रगतिशील उपयोगी तत्व। यही एकमात्र वर्तमान विश्व के व्यवस्था को, मानवता को बचा सकता है। इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए प्यारे बुद्धिजीवियों, श्रद्धेय बुद्धिजीवियों, अपने आंखों को खोले, अपने दिमाग के दरवाजा को खोले, और सचमुच में आप बुद्धिजीवी हैं तो आपका अपना नैतिक कर्तव्य भी है कि जो प्रगतिशील व्यवस्थाएं हैं उसको समाज में लाने के लिए एक एंटीथेसिस बनाए, और जब तक वो नहीं प्रतिष्ठित होता तब तक आपको चैन लेने का अधिकार नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।